तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में क्लास 12 की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय होते हैं और साथ ही में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग महामैराथन वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को भी करेंगे इस वीडियो में। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी करेंगे, प्रश्न के साथ में उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको कितने कुछ ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे और उसके अलावा हम लोग आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो हर एक प्रश्न आपको यहाँ पर करवाया जाएगा क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ में। वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग क्लास 12 की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग करने वाले सारे प्रश्नों को, तो इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और यहाँ पर हर एक टाइप के प्रश्न आपको करवाया जाएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। तो ये मतलब कि इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन करने वाले उसके बारे में आइए मैं आपको बता देता हूं। हम यहाँ पर हर साल आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। 70 में बिल्कुल यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में पक्का करना है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो भी मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूँ वो सभी आपके बोर्ड परीक्षा में 2010 से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं 2024 तक और 2025 में भी यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और महामैराथन क्लास में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को शुरू करेंगे, फिर आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार से हमारा पूरा सीरीज रहेगा जिसमें हम लोग पूरी चीजों को करने वाले हैं आज के एक ही वीडियो में। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेकर के आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को और इसको हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस महामैराथन क्लास की वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के साथ में। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले उसको लेकर के आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस प्रकार से नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा उन सभी को स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपका क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग किसी भी एक प्रश्न को स्किप मत करिएगा यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की फीस में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं। तो इसमें आपका जो पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हो जाता है आपका हो जाता है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। तो आपको क्या बताना है कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसको बनाने के लिए जो शुद्ध जर्मेनियम होता है उसमें कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, यदि आपको इसका आंसर पहले से पता था इसको यहाँ पर देखने से पहले तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो और इसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में और उसमें से आपको क्या बताना है, सही ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है आपका एंटीमनी, तीसरा ऑप्शन है आपका आर्सेनिक और चौथा ऑप्शन आपका फास्फोरस। वैसे मैंने इसमें आंसर पहले से लगा रखा है लेकिन आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में आपका एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है, यानी कि जब बहुत कह सकते हो आप लोग परम शून्य ताप पर जो आपका शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है वो किस प्रकार से व्यवहार करता है उसके बारे में आपको बताना है। आपके सामने इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, पूर्ण चालक की भांति, दूसरा ऑप्शन है आपका पूर्ण अचालक की भांति, तीसरा ऑप्शन है आपका अर्धचालक की भांति और चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। कब, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है वो आपका पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करता है। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है यहाँ पर एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं।
ठीक है, वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में तो अलग अलग हैं परंतु उनका समान प्रकार का रासायनिक गुण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया संभारिक, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया सम न्यूट्रॉनिक, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है समस्थानिक, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया समावर्ती। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये था कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे। तो सभी लोग याद रखिएगा, उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। यदि आपको अच्छे तरीके से याद होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, वरना आप गलती से संभारी भी लगाकर आ सकते हो या फिर समन्यूट्रॉनिक लगा सके आ सकते हो, और समावर्ती भी आप लोग गलती से लगा सकते हो। लेकिन जब आपको कंफर्म पता होगा कि एक तत्व के जो परमाणु होते हैं जो कि द्रव्यमान में भिन्न हो परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हों, तो वो आपके समस्थानिक होते हैं। यदि आपको पता होगा तो आप लोग गलती नहीं करोगे। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का जो ढलान होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवर्ती म्यू तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ का जो ढलान होता है कैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। पहला ऑप्शन आपका h, दूसरा ऑप्शन आपका दिया बी अपान में म्यू, तीसरा ऑप्शन आपका है ई अपान में एच, चौथा ऑप्शन आपका एच अपान में ई। इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवर्ती तथा निरोधी विभव के बीच में जो खींचे गए ग्राफ का ढलान होता है वो आपका एच अपान में ई होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से इस पेज पर हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। हर एक प्रश्न को आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। उसके बाद फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने के बाद इस महामैथन क्लास को समाप्त करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। चलिए हम लोग अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो आपको क्या बताना है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल होता है वो किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन आपका है लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा ऑप्शन आपका ताप पर, और चौथा ऑप्शन आपका किसी पर नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल जो आपका होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा। पहला ऑप्शन जो आपका इसमें दिया गया लंबाई पर, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। और सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वह चालकता का जो गुणनफल होगा वो आपका लंबाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका हो गया है। और साथ ही में जितने भी प्रश्न अभी तक हम लोगों ने करे हैं, यदि उनमें से जितने भी प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था, आप सभी लोग कमेंट करके बता देना। और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान आपको बताना है। क्या बताना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। आपके न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुविकल्पी प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका एक अति लघु में भी आ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घात -19 जूल। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -31 जूल। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 9.1 गुणे 10 की घात -31 जूल। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। और यदि आपको ये चीज याद नहीं होगी, अगर आप लोग याद करके नहीं गए होंगे तो ये चीज आप बता नहीं पाओगे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आप उसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यदि आप लोग ये मान लीजिए याद कर लेते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल, तो यहाँ पर इसी के जैसा एक और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन 1.6 गुणे 10 की घात -31 जूल। एक जैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा 31 है, यहाँ पर 19 है, लेकिन लग तो एक ही जैसा रहा है ना। हो सकता है अगर आपको कंफर्मेशन सही से याद नहीं होगा तो आप यहाँ पर भी लगा के आ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ऊर्जा मान होता है वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है 4-5 बार, ताकि आप गलती से भी इसको ना भूलो और जब भी आपके एग्जाम में आए आप लोग आराम से कर लो। आपका एक भी नंबर क्या आधा नंबर भी आपका यहाँ पर ना कटे किसी भी तरीके से। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से रट के जाना है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में।
अब यहाँ पर जो हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन आपके अति लघु में भी आ सकते हैं और लघु में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको इसको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है वैद्युत आघूर्ण से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को याद होगा। तो यदि सभी लोग को याद है तो आप लोग कमेंट करके बता दो और साथ ही में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर हम लोग इसका आंसर आपको बताते हैं, जिसको नहीं पता वो लोग भी इसका नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इजी वे में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब बताता हूँ ताकि आप लोग आराम से याद कर लो, आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि मतलब कि बहुत बड़ा नहीं लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद करने में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इजी वे में सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग देखो आराम से कर पाओ। अब ये क्वेश्चन जो आपका है वैद्युत आघूर्ण वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आइए समझते हैं। इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से बताओगे अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। वैसे तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, हर साल किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, वैद्युत ध्रुव की किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि वैद्युत ध्रुव जो आपका होता है किस प्रकार से होता है, वो बनाना भी तो आपको आना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका वैद्युत ध्रुव होता है जो कि आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसके मध्य में एक बिंदु आप O मान लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी होती है L होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी L होती है। टोटल बात करोगे टोटल दूरी आपकी 2L होती है। इस प्रकार से आपका ये होता है, वैद्युत ध्रुव की टोटल दूरी कितनी होती है, 2L होती है और आपका -Q +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ परिभाषा देखो तो क्या दिया गया, वैद्युत ध्रुव की किसी एक आवेश का मान। अब यहाँ पर दो आपके आवेश दिए गए, पहला आपका है -Q, दूसरा आपका +Q। अब यहाँ पर हम लोग को आवेश का मान लिखना है, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिख देंगे आप लोग, किसी एक आवेश का मान लिखना है, दोनों में से किसी एक आवेश का मान लिखना है। तो सिंपल से आप लोग Q लिख दो, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर क्या दिया गया है, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है इन दोनों आवेशों के बीच में, तो आपकी कितनी है, 2L है। तो 2L कर दो, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका P निकल करके आ जाएगा, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से आपका इस सूत्र बनता है और इस प्रकार से आपको परिभाषा याद रखनी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सब लोग नोट कर लीजिएगा कि वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है आपका Q इंटू 2L। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूत्र भी और परिभाषा भी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बन जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो क्रिएट करने में काफी समय और मेहनत लगती है। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है क्या, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। क्या बताना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको बतानी है और साथ ही में इसका मात्रक बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा में आप बताएंगे क्या है, क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, मैंने लिखी है आपके लिए कि एक लाइन में आप लोग याद कर लो, तुरंत याद कर लो। क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सभी लोग रट लो इस क्वेश्चन मतलब इस आंसर को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी वाला आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपके नंबर भी पक्के करवा देगा। तो ये आपका क्या हो गया, परिभाषा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इसका मात्रक भी हमको बताना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस प्रकार से पेज ले आते हैं। क्या बताना था आपको इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो परिभाषा मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं और जब हम लोग सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र आपका होता है E बराबर F अपान में Q नॉट। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या, जो आपका F होता है आपका लगने वाला वैद्युत बल है, Q आपका आवेश है और साथ ही में जो आपका E है वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके मात्रक की जब हम बात करेंगे तो इसके आपके दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक आपका होता है न्यूटन अपान में कूलाम
और दूसरा आपका होता है वोल्ट अपान में मीटर। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पहला मात्रक है आपका ई बराबर, मतलब क्वेश्चन जो आपका कह सकते हैं जो सूत्र है ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट, तो यहाँ से तो आपका ये वाला मात्रक निकल करके आ गया न्यूटन अपान में कूलाम। और इसका सूत्र एक इस प्रकार से भी आपका होता है ई बराबर बी अपान में डी। तो यहाँ से आपको ये वाला सूत्र, मतलब ये वाला मात्रक निकल करके आ गया है वोल्ट अपान में मीटर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके क्वेश्चन में आ सकता है, कई बार आता है बहुविकल्पी में कि इसका मात्रक बताइए, तो कभी कभी क्या होता है कि इस वाले ऑप्शन को नहीं दिया होता है और इस वाले ऑप्शन को दिया होता है, तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे। अगर एक ही याद करके जाओगे कि यार ये तो मैंने याद किया था, ये तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप गलत कर लगा करके आ जाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दोनों याद कर लेने हैं। पहला मात्रक होगा आपका न्यूटन अपान में कूलाम, दूसरा मात्रक होगा आपका वोल्ट अपान में मीटर। दोनों याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होता है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। इसके बारे में आइए समझते हैं। इसमें क्या बताएंगे आप लोग, बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो आपका होता है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो आपका किसी धन परीक्षण आवेश को जब हम लोग अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो हम लोग कार्य करेंगे तथा धन परीक्षण आवेश का जो मान होगा उसके निष्पत्ति के बराबर होता है। कैसा होता है, B बराबर W अपान में Q नॉट। यानी कि जो आपका किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है W, उसके कह सकते हो कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि B बराबर आपका होता है W अपान में Q नॉट। मात्रा की जब आप बात करोगे तो मात्रा आपका हो जाएगा जूल अपान में कूलाम, या फिर आप वोल्ट बोल सकते हो। ये दोनों मात्रा आपको यहाँ पर याद रख लेना है। W यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। ये आपका पहला मात्रक हो गया। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बीमा की जब हम लोग बात करेंगे तो बीमा आप बता सकते हो ml की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1। इस प्रकार से आपका ये बीमा हो गया। तो ये आपका हो गया वैद्युत विभव की परिभाषा तथा उसकी बीमा। ये आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। क्या होता है, विभव प्रवणता की परिभाषा देनी है आपको। उत्तर में क्या बताएंगे आप लोग, वैद्युत क्षेत्र को की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसमें जो आपका दूरी परिवर्तन होगा यानी कि डेल्टा एक्स के साथ में जो आपका विभव परिवर्तन होगा यानी कि डेल्टा बी की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। सिंपल सी इसकी परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा बी की दर को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। विभव प्रवणता बराबर आपका होता है, सूत्र की जब बात करेंगे, विभव में परिवर्तन बटे में आपका दूरी में परिवर्तन, बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आपका डेल्टा बी अपान में डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता आपका माइनस में होता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में ये वीडियो यदि आपको यहाँ से पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने अब सबसे पहले क्या पढ़ा, बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, फिर हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में भी इतने सारे प्रश्न करे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग करेंगे अगले पेज पर लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग करेंगे हम लोग अगले पेज पर। और साथ ही में यदि आप लोग इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। आपको हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर निकाल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। उसके अलावा यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो, अभी तक देख रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चलो सब्सक्राइब भी कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। फिर जब हम लोग महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना शुरू करते हैं, और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन हो जाता है, उसका पहला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, किसी चालक की वायुधारिता से आप क्या समझते हो। पहला क्वेश्चन क्या है आपका,
किसी चालक की वैद्युतधारिता से आप क्या समझते हो? ये एक पहला क्वेश्चन आपका होता है। इसमें एक लाइन आपको यहाँ पर और ध्यान देनी है कि आरसी का विमीय समीकरण लिखिए, निकालिए। यानी कि आरसी मतलब आर मतलब प्रतिरोध, और जो आपका सी होता है यानी कि धारिता का विमीय समीकरण भी आपको निकालना है, जहाँ पर जो आपका आर है वो प्रतिरोध है और धारिता आपका सी है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हो? आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जहां पर आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। सबसे पहले आपको इसमें बताना है चालक की वैद्युतधारिता के बारे में। तो क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हिंदी लगाओगे वैद्युतधारिता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युतधारिता बोलते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि किसी चालक द्वारा जो आपका आवेश होता है, आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग विद्युतधारिता बोलेंगे। यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो आपका इस चालक को जो दिया गया जो आवेश होता है तथा चालक के विभव में जो होने वाली वृद्धि होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो सी होता है आपका आवेश की चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव में होने वाली वृद्धि के कह सकते हो आप लोग अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका होता है। इसका यदि हम सूत्र की बात करेंगे, सूत्र आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, C बराबर Q अपान में B, जहां पर C आपका है धारिता, Q आपका है आवेश और B आपका विभव है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आप दे भी सकते हैं Q आपका आवेश है और B आपका विभव में वृद्धि। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन था कि किसी चालक की वैद्युतधारिता से आप क्या समझते हो, उसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग वैद्युतधारिता बोलेंगे। और यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के वृद्धि में मतलब कि चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। C बराबर Q अपान में B इसका सूत्र होता है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आरसी की जब बीमा की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आरसी यानी कि आर इंटू सी की बीमा के बारे में आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ बताओ क्या? प्रतिरोध आर की बीमा के बारे में, फिर धारिता सी की बीमा के बारे में इंटू में करोगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो प्रतिरोध आर होता है, आर की बीमा जो होती है वो आपकी इस प्रकार से होती है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3, ए की पावर -2। और जो आपका धारिता सी की जो बीमा होती है आपका एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर आपका 4 और ए की पावर आपका 2। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एम की पावर +1 में है, यहाँ पर आपका -1 में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एल की पावर +2 में है और यहाँ पर एल की पावर -2 में है, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर ए की पावर 2 है प्लस में और यहाँ पर माइनस में, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर टी की पावर 4 है, यहाँ पर टी की पावर -3 है, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल टी की पावर 1 बचेगा। और यदि आप लोग चाहो तो उसको पावर लिखने की जरूरत भी नहीं, केवल टी लिख दोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो जो आरसी की बीमा होती है कैसी होती है? टी होती है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख भी कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग को बताना है कि विद्युत संधारित्र क्या होता है, उसके बाद फिर आपको बताना है इनके दो उपयोग के बारे में। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए इसके उत्तर के बारे में। तो संधारित्र के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत संधारित्र क्या होता है। इसमें आप बताएंगे उत्तर में कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सिंपल सी परिभाषा है इसकी। ये संधारित्र होता है एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र हम लोग कहते हैं। तो संधारित्र की परिभाषा तो आप लोग समझ लिया है। अब हम उसके उपयोग के बारे में समझते हैं। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग संधारित्र के उपयोग के बारे में देखते हैं। तो संधारित्र के उपयोग में सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, संधारित्रों के उपयोग। फिर आप लोग पहला उपयोग बताओगे कि संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यानी कि संधारित्र का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युतधारा प्रवाहित करनी, यानी कि अगर कोई परिपथ है उसमें कुछ ही समय के लिए लेकिन प्रबल वैद्युतधारा प्रवाहित करनी हो, तो फिर इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? परिपथ के सिरों को आवेशित
संधारित्र से जोड़ देना है। इस प्रकार से आपका पहला मुख्य कार्य आपने समझ लिया है। दूसरा मुख्य कार्य आप इसमें बता सकते हैं कि संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका संधारित्र होता है केवल आवेश का ही संचय नहीं करते हैं बल्कि ऊर्जा के भी संचय करते हैं, यानी कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कि वे संधारित्र क्या होते हैं और साथ ही में किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए, मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करें इसी प्रकार के आपका और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो जाता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, या फिर आप बोल सकते हो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में दूसरे इसका नाम जो होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होता है। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, यानी कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित हम लोग कराते हैं तो धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग याद करिएगा। इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, अति लघु में भी आ जाता है, लघु में भी आ जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग इस प्रकार से याद कर लीजिएगा कि कहीं पर भी आप लोग आए तो आप लोग आराम से कर ले जाओ। तो समझ गए हम लोग। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए। यानी कि बहुत सारे संकेत इसमें होते हैं, तो सभी संकेतों को समझाते हुए हम लोग को क्या बताना है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पर बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप बताएंगे कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपका इस प्रकार से होता है, हाफ mv² अधिकतम बराबर h आपका हो जाएगा न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर आपका h ब्रैकेट में आपका यह न्यू माइनस न्यू नॉट। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। क्या होता है आपका जो आपका समीकरण होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग याद करिएगा। हाफ mv² अधिकतम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर आपका h ब्रैकेट में आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। इस प्रकार से आपका यहाँ पर होता है, जहां पर जो आपका यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है V अधिकतम, ये आपका क्या होता है उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग होता है, जिसको आप लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं या संकेतों के माध्यम से बता सकते हैं। न्यू आपका यहाँ पर होता है आवेशित फोटॉन की आवृत्ति, और जो आपका एच होता है आपका प्लांक नियतांक होता है, और आपका न्यू नॉट आपका धातु की देहली आवृत्ति होती है। इस प्रकार से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी आपका हो जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग ने नियम लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको पता होना चाहिए। क्या होता है आइए उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर आप लोग बताएंगे कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होगा वो आपका आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग कूलाम का नियम बोलते हैं, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम देखोगे तो इसमें आपके दो आवेश रखे गए हैं, दो स्थिर आवेश। पहला आपका है Q1, दूसरा आपका है आवेश Q2। इस प्रकार से आपके दो आवेश रखे गए हैं। तो जो आपका कह सकते हो कार्यरत बल होता है, यानी कि जो F होता है वो आपका जो F होता है आपके आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही में इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी है, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी r है, तो r का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, F, यानी कि जो बल लगता है इनके बीच में। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, उसके बाद फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा। उससे पहले बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। आपका क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेश कौन से, Q1 और Q2 के मध्य में जो आपका कार्यरत बल होता है, यानी कि जो F होता है वो आपका आवेशों Q1 व Q2 के, यानी कि जो आपका Q1 है Q2 का हम लोग गुणा कर देंगे उस गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे होता है ये समझते हैं।
पहला क्या हो जाएगा आपका, इसमें पहला समीकरण आपका हो जाएगा F अनुपाती Q1 Q2, यानी कि जो आपका Q1 है और Q2 है इन दोनों का हम लोग गुणनफल कर देते हैं, वो आपका किसके अनुपाती होता है, F के अनुपाती होता है। तो पहला समीकरण आपका हो जाएगा F अनुपाती Q1 Q2, इसको आप पहला समीकरण बना लीजिए। दूसरा समीकरण आपका इसमें हो जाएगा कि इसके मध्य में जो दूरी है वो आपकी कितनी है, R है, तो R का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद क्या कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती आपका कैसा हो जाएगा, 1 में आपका क्या हो जाएगा, R कह सकते हो आप लोग वर्ग, इस प्रकार से आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप समझ के होंगे ना। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो कार्यरत बल होता है यानी कि F, वो आपका आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके मध्य में जो दूरी होती है उसके R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला समीकरण आपका होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरा समीकरण आपका होगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को जो आप लोग संयुक्त करोगे, एक साथ में लिखोगे, तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे, समीकरण को संयुक्त करने पर आप लिखोगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इस प्रकार से आपका हो गया। यहाँ पर जो यार चिन्ह है, यार जब चिन्ह हटेगा तो उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और K का मान कितना होता है, K का मान आपका होता है 1/4πε0। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग इसकी जगह पर चाहो तो 9 × 10⁹ भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज हटाओगे तो यहाँ पर क्या K आ जाएगा, और K की जगह आप लिख सकते हो 1/4πε0। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे तो आपका जो सूत्र निकल करके आ जाएगा आपका इस प्रकार से हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका सूत्र हो जाता है कूलाम का बहुबल संबंधी नियम का सूत्र आपका इस प्रकार से होता है। इसको आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1/4πε0 की जगह पर 9 × 10⁹ कर दो, और फिर आपका Q1 Q2/r²। इस प्रकार से भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको इतना कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मैं आपके लिए ला पाऊँ, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो और भी अच्छा लगता है इसी प्रकार के वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, तो भी और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार से वीडियो को क्रिएट करने में। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। क्या है क्वेश्चन आपका कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, इसे हम लोग आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है। समझिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर क्या बताओगे आप लोग, इसमें बताओगे किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं डायग्राम आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसको हम लोग φe से प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक आपका एक पृष्ठ है, ठीक है। तो ये जो पृष्ठ है तो ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, इस प्रकार से जो रेखाएं गुजर रही हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, यानी कि इस पृष्ठ से जितनी संख्या में आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उस संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, और इसको हम लोग φe से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर समझना यह है कि यहाँ पर जो आपका पृष्ठ दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, उसमें हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्रफल आप लोग ले लोगे, जिसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, dA वेक्टर नाम दे दोगे इस प्रकार से, जो कि आपका यहाँ पर E होता है। यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि E होता है। यहाँ पर आपको समझना ही है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यदि जो आपका होता है dA, यानी कि जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण हो थीटा हो, तो कैसा सूत्र होगा, आइए देखते हैं उसके बारे में। तो आगे आप इसमें बताएंगे कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आपका कैसा हो, A हो, तो फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखोगे dA बोल सकते हो आप लोग इस प्रकार से, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं ना, तो इसको हम लोग dA नाम दे देंगे, dA वेक्टर नाम दे दोगे, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका E है, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और साथ ही में जो आपका बोल सकते हो आप लोग की जो आपका यहाँ पर है क्षेत्रफल, उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वैद्युत फ्लक्स को हम लोग φe से दर्शाते हैं, तो आप लोग लिखोगे φe बराबर आपका हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है, और dA क्या है, क्षेत्रफल। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाली जितनी भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ से बद्ध आपका वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब आप लोग इसको हटाओगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा क्या,
फाई ई बराबर आपका हो जाएगा EDA cos थीटा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसका सूत्र लिख सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लोग यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि EA cos थीटा भी आपका होता है और चाहो तो, यानी कि जब आप लोग बड़ा क्षेत्रफल लेते हो तो आप लोग EA cos थीटा कर दो और जब छोटा सा क्षेत्रफल की बात हो रही है तो यहाँ पर आप लोग EDA cos थीटा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपका सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हो EDA cos थीटा और चाहो तो EA cos थीटा भी सिंपल सा लिख सकते हो। तो इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो, साथ ही में इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना जो था वो भी मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हो, इनके गुण लिखिए। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं, यानी कि जो आपके अति लघु से जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि अति लघु में मैंने वो सारे क्वेश्चन करा दिए, जो छोटे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोग ने अति लघु में कर दिया। तो आप लोग अति लघु में जाकर के उसको तैयार कर सकते हो। अब इसको हम लोग लघु में कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े से बड़े क्वेश्चन को रख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और लघु उत्तरीय में जो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण के बारे में बताइए। तो आप यहाँ बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं या फिर आप लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोल सकते हो, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। यानी कि जो आपका वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हैं जो कि उस स्थान पर, जिस स्थान पर खींची जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं लगातार। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है वैद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, तो इतना आप परिभाषा समझ गए होंगे। अब इसके गुण के बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, यानी कि जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा और जब वैद्युत बल रेखाएं आपकी दूर दूर होंगी तो आपका दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, साथ ही में इसके गुण के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है और दीर्घ में तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कम से कम 8 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सोल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको, ये डेरिवेशन है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र को समझना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये चित्र हो जाता है। अब चित्र हो जाता है लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा कर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ही क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं AB। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, AB नाम दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है वो आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु कितनी हम लोग मान लेते हैं, O मान लेते हैं। मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -Q और +Q आवेशों से मिलकर के बना होता है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो यदि हम लोग चाहें -Q से मध्य बिंदु O तक की दूरी कितनी मान लें, L मान लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर हम लोग क्या करें, मध्य बिंदु O से +Q तक की दूरी कितनी मान लें, हम लोग यहाँ से यहाँ तक भी L मान लें। तो टोटल कितना हो जाती है दूरी आपकी टोटल हो जाती है 2L। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब इसको हम लोग और आगे समझते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु जो आपका O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से मान लीजिए आप लोग R दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए मध्य बिंदु O है ना, तो यहाँ से R दूरी पर, ऐसे मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु आप लोग P मान लीजिए, जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और जब हम लोग क्या करेंगे,
प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि जो आपका प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो दूर की तरफ होगी, ठीक है। इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी वो आवेश की दिशा की ओर ही होगी, तो इसके हम लोग E2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होना चाहिए। दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हो। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, बी से, यानी कि जो आपका ये बी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो दूरी कैसे निकालोगे, आप लोग को पता है कि जो मध्य बिंदु O है, O से B तक की दूरी कितनी है, L है, ठीक। और फिर मध्य बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, R में से L को निकाल देंगे, यानी कि इतना जो है आपको जब हम लोग R में से निकाल देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका R माइनस L कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ जो बिंदु B है, B से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R माइनस L हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है, L है। और फिर आपका मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, R है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग, यहाँ हम लोग R प्लस L कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो हम लोग जब R प्लस L कर देंगे तो हम लोग की माइनस क्यू से P तक की दूरी भी आपकी निकल करके आ जाएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें थी चित्र में जो मैं आपको समझाना चाहता था। और जब इतनी चीज़ें आप लोग समझ जाओगे ना तो फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका डेरिवेशन आराम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग उसका थ्योरी लिखते हैं। किस प्रकार से थ्योरी आप लोग लिखोगे, तो आप लोग बताओगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग E1 नाम दिए थे, तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी दूरी कितनी थी, दूरी मैंने आपको बताई थी R माइनस L, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दिशा यदि आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हो, दिशा B से P की ओर, यानी कि जो दिशा हो जाएगी वो B से P की ओर होती है। जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे तो जो दिशा होगी वो B से P की ओर, यानी कि दूर की ओर होगी, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लिया है और ये समीकरण हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी थी, जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी थी, मैंने आपको बताया था R प्लस L, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दूरी आप लोग लिखोगे R प्लस L का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं और इसकी दिशा की जब बात होगी तो दिशा हो जाएगी आपकी दिशा P से A की ओर, यानी कि आप लोग यहाँ पर देखोगे जो आपका E2 है, E2 आप लोग देखोगे तो इसकी दिशा किधर की ओर है, P से इधर की ओर, यानी कि A की ओर है। तो आप लोग बता सकते हो कि इसकी जो दिशा होगी वो आवेश की ओर ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब आगे आप लोग बताओगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जब निकालोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका E1 होता है वो E2 से बड़ा होता है, यानी कि जो आपका E1 होता है वो आपका E2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, E2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग E1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग आगे लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, ये आपका E1 की वैल्यू हो गई। अब हम लोग माइनस करेंगे E2 की वैल्यू से, तो E2 की वैल्यू कितनी है, आप लोग बताओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपकी E2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी E1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें आप लोग देखो, इसमें जो चीज कॉमन हो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि Q और
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये दोनों कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ये चीज़ है और इसमें भी है तो हम इसको कॉमन लिख लेंगे। आप लोग लिखोगे ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर आपका क्यू इधर आ गया तो यहाँ पर बचा 1 अपान में क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचाएगा 1 अपान आर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर आपका हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान में आपका हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र कौन सा पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए होता है ना। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसकी जगह हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस हो गया। फिर हम लोग क्या है, यहाँ पर दिया गया है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोग लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, और जो आपका अपान में हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, आप करोगे ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ये जो आप लोग ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो अंदर की वैल्यू है जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये आपका क्या है, माइनस का आर स्क्वायर, फिर आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा तो प्लस 2rl हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे। कैसे काटोगे आप लोग, मैं नीला पेन ले लेता हूँ यहाँ से, पेन कहाँ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, काट दोगे, क्या हो जाएगा, आपका प्लस आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर से काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आपका एल स्क्वायर है तो इसको हम लोग माइनस एल स्क्वायर से काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2rl प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा ना। तो यही चीज़ अब आप लोग नीचे लिखोगे कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4rl अपान में क्या बचा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आगे समझना ये है कि जो आपका एल है, ठीक है, वो आर से बहुत छोटा है, तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका एल है वो आर से बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हैं कि आर बहुत बड़ा है एल से। तो इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, यानी कि ना के बराबर मान लेते हैं। तो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो आप लोग आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 4rl अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर था इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, यानी कि जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो और ब्रैकेट बंद स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आर की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्या करोगे, आगे आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, बस आपका समाप्त होने वाला है ये डेरिवेशन। ठीक है, आगे आप लोग लिखोगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि आप लोग जानते हो या तो केवल आप 4 लिख दो या फिर आप 2 इंटू 2 कर दो, 4 तो तब भी आ जाएगा वहाँ से ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 12 इंटू आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका नीचे आर की पावर 4 है तो यहाँ से आपका एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोग को पता है कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P होता है, यानी कि वैध ध्रुव आघूर्ण होता है। आप लोग यहाँ पर देखो Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L बराबर P होता है। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं ना। तो आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या हो जाएगा आपका Q इंटू 2L की जगह हम लोग क्या करेंगे P लिख देंगे तो P हो जाएगा, और 2 यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा 2P अपान में आर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग जानते हो कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है।
तो हम लोग जब वायवथा निर्वात के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग, ई बराबर 1/4 2p अपान में आर क्यूब, ठीक है। या फिर यदि हम लोग चाहें तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/4 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10⁹ तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई बराबर 9 × 10⁹ 2p अपान में आर क्यूब। तो इस प्रकार से जो आपका ये डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, कम से कम 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम उसका चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इस चित्र को समझ लिया ना, तो फिर आपको इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी, आराम से आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके लाइव में दिखाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव में कोई मध्य बिंदु O है इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से R दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका यहाँ पर P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और इनकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक आपकी L होती है मध्य बिंदु तक, और यहाँ से मध्य बिंदु से +q तक की दूरी L होती है, यानी कि टोटल 2L होती है। और वैसे आप L और L करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई, अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q से आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी दूरी कितनी है, L + L है, यानी कि 2L है, ठीक है। इसके मध्य में कोई बिंदु आपका O है जिससे हम लोग को R दूरी पर, यानी कि R दूरी पर कोई बिंदु P है अच्छी स्थिति में, उस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो चित्र आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो नीचे थ्योरी लिखी है चित्र के माध्यम से ही हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है, इसकी लंबाई 2L है, यानी कि एक L ये और एक L, यानी दोनों मिलाएंगे तो 2L हो जाएगा। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, यानी कि द्विध्रुव है जो आपका उसका मध्य बिंदु में O है, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु होगा P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो सूत्र आपका हो जाता है B बराबर 1/4πε0 के। सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या हो जाता है, B बराबर आपका सूत्र होता है B बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है। तो R क्या होता है, R दूरी होती है, तो ये दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 के, और Q ऊपर हो जाएगा। अब नीचे जो R है तो हम लोग की इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक पता होनी चाहिए, तो हम लोग को दूरी यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए, यानी कि +q आवेश से जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से मध्य बिंदु O से और P तक की दूरी कितनी है, R है ना, और फिर आपका मध्य बिंदु O से +q तक की दूरी कितनी है, L है। तो जब हम लोग R में से L को इतना घटा देंगे तो फिर जो शेष दूरी बच जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, +q से P तक की दूरी आ जाएगी। तो जब R में से हम लोग R में से माइनस कर दें हम लोग L को, तो फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि R - L हो जाएगा। तो यही चीज़ आप हम लोग लिखेंगे, B1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में R - L हो जाएगा। फिर जब हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो B2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 के Q अपान में आपका हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ से मध्य बिंदु तक दूरी कितनी है, L है। तो हम जब R + L कर देंगे, यानी कि R और +L कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगी, -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकल करके आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे,
दूरी में कि r प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। तो यहाँ पर हम लोग B1 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका B1 का मान यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपान में क्या हो जाएगा R माइनस एल, यानी कि B1 का मान कितना है, इतना ही तो है ना। तो यही मान हम लोग को उठा कर यहाँ से यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगाने के बाद फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो B2 का मान ये लिखा हुआ है ना। तो यही चीज़ उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R प्लस एल, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे Q कॉमन है और बटे में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे B बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 अपान में आपका R माइनस एल, और फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा, फिर इधर आपका बचेगा क्या 1 अपान में R प्लस एल। इस प्रकार से इतना हो गया। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा B बराबर Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नीचे आपका हो जाएगा R माइनस एल और R प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर जब हम लोग इसका इससे करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा R प्लस एल, और जब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा माइनस R प्लस एल, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया। तो इतना आप लोग हो गया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या है आपका R प्लस है, ठीक है। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, L प्लस एल, यानी कि 2L यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका Q है, Q को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर क्या था, प्लस एल यानी कि 2L हो जाएगा। अब Q को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका R माइनस एल और R प्लस एल। तो आप लोग जानते हैं कि A माइनस बी और A प्लस बी का जो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो आपका हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग जानते हैं कि जो आपका Q इंटू 2L होता है, यानी कि Q इंटू 2L होता है, इसकी जगह हम लोग P लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका वैद्युत गुण होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग P लिख देंगे, और नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है, तो जब L स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी कि L स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, मान लीजिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल R स्क्वायर बचेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में R स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र निकल करके आ जाता है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार सूत्र हो जाता है। और यदि हम लोग माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो K का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से K भी आपका हट जाएगा। तो सूत्र आपका हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R स्क्वायर। तो ये सूत्र भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो यदि आपको यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।